अगला पॉइंट, अगर हमारी वेंडर कंपनी के पास लीज में एक्वायर किया हुआ कोई असेट है, मतलब वेंडर कंपनी एक लेसी है जिसके पास कोई मान लो मशीनरी एक्वायर किया हुआ है लीज पे, तो सर फेयर वैल्यू निकाल लीजिए। अरे अपना असेट नहीं है, लीज्ड असेट है। तो सर क्या करेंगे फिर लीज्ड असेट के केस में? लीज्ड असेट का तो आप अगर ओनर नहीं है तो आपको तो खाली फ्यूचर में पेमेंट करके राइट ऑफ यूज असेट लिखना पड़ेगा। आंसर इज यस। तो सर क्या करना है, देख क्या करना है। द एक्वायरर, हम लोग वी विल फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लीज पेमेंट, जो इंड AS 116 में किया करते थे। ध्यान से सुनना, वी विल फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लीज पेमेंट एज पर न्यू डिस्काउंटिंग रेट, एंड ऐसा मान लो एज इफ दिस इज ए न्यू लीज। तो हम अगर सामने वाले को और 3 साल, मान लो वेंडर ने और 3 साल पेमेंट करना बाकी है, लाख रुपए करके 3 साल का पेमेंट बाकी है, तो लाख का आज के दिन 3 बार का पीवी निकाल लो 3 साल का, उसको आज के दिन ROU असेट के रूप में और लीज लाइबिलिटी के रूप में लिख लो, जैसा हम लोग इंड AS 116 में किया करते थे। तो आप ये समझ लो ना यार, अगर एक्वायरी लेसी है ना, तो जितना भी लीज्ड असेट है ना, उसको आज के दिन नया एग्रीमेंट साइन हुआ ऐसा समझ लो, फ्यूचर पेमेंट का आज के दिन का पीवी निकाल लो आज के दिन के डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से, और ROU असेट और लीज लाइबिलिटी बुक्स में लिख लो। सर सेकंड पैरा में क्या लिखा हुआ है? सेकंड पैरा इंड AS 116 का ही पैरा है कि अगर लीज पीरियड 1 साल से कम है तो कोई ROU असेट और लीज लाइबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है, जो इंड AS 116 में भी हम लोग किया करते थे। उसमें जब भी हम पेमेंट करना पड़ेगा ना, उसी दिन हम लोग उसको P&L में डाल देंगे। जो भी मान लो 1 लाख का पेमेंट 6 महीना बाद करना है, तो वो 1 लाख का पेमेंट करके खत्म कर देंगे, उसको फिर ROU असेट और लीज लाइबिलिटी में नहीं लिखेंगे। इट्स वेरी नॉर्मल ऑफ इंड AS 116। सर अगर एक्वायरी ने किसी को लीज पे असेट दे के रखा है, तो अगर एक्वायरी खुद एक लेसर है तो अगर लेसर है तो फिनांस लीज, ऑपरेटिंग लीज दोनों हो सकता है। अगर ऑपरेटिंग लीज है तब तो उस असेट का फेयर वैल्यू निकाल लो और बुक्स में लिख लो, नॉर्मल। लेकिन अगर फिनांस लीज है तो जो भी फ्यूचर में हमको रेंट मिलने वाला है टुगेदर विद द स्क्रैप, उसका आज के दिन का डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से पीवी निकाल करके अपनी बुक्स में एज एन एसेट लिख लो। हम लोग उसको लीज रिसीवेबल बोल करके इंड AS 116 में पढ़ाते थे, वो काम कर लो। तो इस दोनों पैराग्राफ से U और V से आपको ये पता चलता है कि एक्वायरी अगर लेसी हुआ या एक्वायरी अगर लेसर भी हुआ तो इंड AS 116 के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो यूजिंग द लेटेस्ट डिस्काउंटिंग रेट और बुक्स में लिख लो। अगर लेसी हुआ तो ROU असेट लीज लाइबिलिटी लिखना होगा, और अगर हम लोग लेसर हुए तो हम लोगों को रिसीवेबल मिले, हम लोग को मिलने वाला रहेगा पैसा, तो लीज रेंट रिसीवेबल करके या लीज रिसीवेबल करके या जो भी नाम नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज करके जो भी लिखते थे इंड AS 116 में, वो नाम लिख के बुक्स में असेट को रिकॉर्ड कर लो। तो यहां तक चला गया V, अब आया W, लास्ट पैराग्राफ। इसके बाद हम लोग सम बनाएंगे, छोटा सा पॉज लेके। नाउ वी आर टॉकिंग अनअर्न्ड रेवेन्यू ऑफ द एक्वायरी। मान लो वेंडर कंपनी ने किसी से पैसा लेके रखा है और अभी तक उसका काम करके नहीं दिया, या कुछ काम करके दिया, कुछ काम करना बाकी है, उसको बोलते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू ऑफ द एक्वायरी। मैंने लिखा देख, इफ देयर इज एन एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर इन द बुक्स ऑफ द वेंडर, वी कॉल इट अनअर्न्ड रेवेन्यू या एडवांस रिसीव्ड। बी वेरी केयरफुल, आप अच्छे से इवेल्युएट करो कि कोई असेट और कोई लायबिलिटी इससे रिलेटेड आज के दिन एग्जिस्ट करता है क्या। आज का सिचुएशन में देख लो, सर उसकी बैलेंस शीट में 2 लाख एडवांस लिखा हुआ है, उसको मत देखो। आप ये देखो आज के दिन उस कस्टमर से रिलेटेड कोई लायबिलिटी और कोई असेट एग्जिस्ट करता है क्या। अगर करता है तो उसको अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लो, एक्सपर्ट बता देगा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ढंग से आपको डिटेल मिल जाएगा। जो भी डिटेल मिला उसके हिसाब से असेट और लायबिलिटी अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। और ये जितनी बार भी मैं वर्ड यूज किया असेट लायबिलिटी, उन सबको नेटो का पार्ट बना लेना, और जो पीसी है वो पीसी निकाल करके जैसे 5 स्टेप मॉडल आपको पढ़ाए थे उसके हिसाब से उसका अकाउंटिंग कर लेना। सो विद दिस एक बार के लिए
ए से लेकर के डब्ल्यू खाली XYZ बचा। तो 26 अल्फाबेट होते हैं, 23 पॉइंट हम लोगों ने कवर किया। आप एक बार बैठ के वीडियो को दोबारा देख लेना, रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा।